एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर माइका मोटिवेशन वर्ल्ड। ईपीएफओ का अपन ने फर्स्ट सिलेबस कर लिया था और फर्स्ट चैप्टर के अपना 5-6 टॉपिक हो गए हैं और चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैंने पार्ट्स में कर रही हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगे पढ़ने में और आसानी रहे, इसलिए छोटे छोटे ही पीडीएफ बना रही हूँ मैं। आज पढ़ेंगे अपन प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सिडनी वेब और बिट्राइस वेब द्वारा औद्योगिक लोकतंत्र की अवधारणा दिए जाने के साथ यूरोप में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का विचार उत्पन्न हुआ। यह श्रम और प्रबंधन के बीच सहयोग का एक उच्च स्तरीय उदाहरण है। औद्योगिक लोकतंत्र और श्रमिक भागीदारी दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। श्रमिक भागीदारी द्वारा श्रमिकों को प्रबंधन के कुछ निर्णयों, खासतौर से वे निर्णय जो उन्हें प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करने का अवसर प्राप्त होता है, परंतु ऐसे निर्णय को नियंत्रित करने की शक्ति औद्योगिक लोकतंत्र द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन का औद्योगिक लोकतंत्र में विश्वास प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को बढ़ावा देता है तथा प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी और औद्योगिक लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी मानव संबंध दृष्टिकोण पर आधारित है और श्रमिकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मतलब इसमें प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी क्या होना चाहिए, औद्योगिक लोकतंत्र क्या है, तो उनको खुला विचार मिलना चाहिए। वो ओपनली बोल सकते हैं कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए, कौन सा रूल्स रेगुलेशन को नेगेटिव लग रहा है और ऐसा कौन सा रूल्स लाए अपन जिससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ सकेगा। तो ये ऑल ओवर ये इसमें प्रबंधन में ये अपने को यही बोला गया है इसमें। और इसके बारे में पूरा ये एक बार मैं पढ़ देती हूँ। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी आमतौर पर श्रमिकों नियोक्ताओं की संयुक्त समितियों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। भारत सरकार ने 1920 में रेलवे और सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में संयुक्त समितियां बनाई। भारत सरकार सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को एक महत्वपूर्ण साधन मानती है। मतलब अपने खुद की गवर्नमेंट का भी यह है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि चाहिए ना अपने को, तो श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए प्रबंधन में। जर्मनी में श्रमिक भागीदारी को सह निर्धारण, यूगोस्लाविया में आत्म प्रबंधन तथा जापान में संयुक्त परामर्श के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में श्रमिकों की जो भागीदारी होती है उसको क्या कहा जाता है, सह निर्धारण। यूगोस्लाविया में इसको क्या कहेंगे, आत्म प्रबंधन। और जापान में संयुक्त परामर्श के नाम से जाना जाता है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वो मिलान का आता है ना, वो क्वेश्चन आ जाएगा कि श्रमिक भागीदारी एक तरफ इसका नाम दे देंगे, दूसरी तरफ कंट्रीज का नाम दे देंगे। तो श्रमिक भागीदारी का सह निर्धारण किस कंट्री में बोलेंगे, जर्मनी में। यूगोस्लाविया में बोलते हैं आत्म प्रबंधन, जापान में बोलते हैं संयुक्त परामर्श। ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज के अनुसार प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी उन प्रथाओं और रीतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न श्रमिक भागीदारी है जो जिम्मेदारी के ग्रहण के साथ संगठन पदानुक्रम के विभिन्न स्तर पर लिए गए निर्णय पर उनके प्रभाव को बढ़ाता है और श्रमिकों की संगठन में भागीदारी होने की संभावना को बढ़ाने के साथ साथ दक्षता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों के आत्मबोध का माध्यम बनता है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को एक संगठन की विभिन्न गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप में श्रमिकों की भागीदारी या अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को अपने प्रतिनिधियों की भागीदारी के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हिस्सेदारी के द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब ये औद्योगिक भागीदारी क्या हो गया, या तो श्रमिक खुद भाग लेगा, डायरेक्ट जाके खुद पर पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, या फिर वो इनडायरेक्ट रूट से अपने प्रतिनिधि भेज के वहां पे उसमें भागीदारी निभाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि यूनियन बनी होती है, वो यूनियंस नहीं जाके यूनियन के लीडर्स होते हैं वो जाते हैं, मतलब जो भी उसमें रूल्स रेगुलेशन का जो निर्णय होता रहता है, पार्टिसिपेशन करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में वो भागीदारी लेते हैं। यही औद्योगिक जो प्रबंधन है, ये औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कहलाती है। आर्थिक भागीदारी की संकल्पना क्या है। समाजशास्त्रियों के अनुसार श्रमिक भागीदारी औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाने और औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने का एक साधन है। मतलब अब इसमें ये डेफिनेशंस आ गई अलग अलग, इसमें क्या क्या किसने क्या क्या संकल्पना दी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो समाजशास्त्र के अनुसार तो औद्योगिक संबंधों को जो औद्योगिक भागीदारी क्या है कि औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक संबंधों को अच्छा बनाने के लिए एक साधन है भागीदारी श्रमिकों की। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार श्रमिक भागीदारी श्रमिकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति है, मानसिक और भावनात्मक भागीदारी प्राप्त करने का साधन है। ठीक है। वकीलों के अनुसार वकीलों क्या मानना है, श्रमिक भागीदारी श्रमिकों को कार्यस्थल का वातावरण और कार्य की शर्तों और दशाओं आदि को तय करने के अधिकार को सुनिश्चित करने का एक साधन है। ठीक है। फिर अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, अर्थशास्त्री मानते हैं कि
श्रमिक भागीदारी श्रमिकों की दक्षता, उत्पादकता बढ़ाने तथा गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रमिकों के सामूहिक अनुभव को उपयोग में लाने का एक साधन है। अब इसमें कैसे हो सकता है, इसमें भी वही जो इसमें मल्टीपल्स ऑप्शन दे देंगे अपने को, और वो चूज करना होगा कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, मतलब अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है। तो फिर इधर आगे मिलान का क्वेश्चन आ जाएगा कि ये ऐसे मिलान है, बी से मिलान है। तो इसमें 4 डेफिनेशन हो गई, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, वकीलों के अनुसार और अर्थशास्त्रियों के अनुसार। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बैक ईयर पेपर जो अपन PYQs करेंगे उसमें मैं बताऊंगी कि इसमें अपने को कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये चीजें अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर से बाहर कोई भी चीज नहीं जाएगी। तो ये पूरा ऑल ओवर अपने को कवर करते जाना है कि मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं। अब सब मनोवैज्ञानिक अपने को पता है कि मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि देता है, तो वो चीज बात करेंगे। समाजशास्त्री शांति और सद्भाव पर देंगे। वकीलों के अनुसार वो थोड़ा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से देंगे कि उनको वातावरण, कार्य करने का जो टाइम वगैरह है, दशाएं वगैरह है, तो वकील बताएंगे। अर्थशास्त्री प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, उत्पादन की बात बताएंगे। तो बता दें उन्होंने कि श्रमिकों की दक्षता, उत्पादक बढ़ाने तथा गुणात्मक मात्रात्मक रूप से उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों के सामूहिक अनुभवों को प्रयोग लाने का एक साधन है। सही बात है। अकेला बैठ के कोई भी आदमी पूरे लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकता, वो रूल्स रेगुलेशन सक्सेस भी नहीं हो सकता। अगर बन भी जाएगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। बिफोर क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि वो अकेला क्या सोच रहा है, वो उस हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। लेकिन जो काम कर रहे हैं ना श्रमिक, 100-200 श्रमिक जो काम कर रहे हैं, उनको उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब अप्लाई तो उनपे होगा ना, कि ना कि वो जो बनाने वाले पे। अप्लाई उनपे हो रहा है तो उनको पता है ना कि कौन सी चीज कहाँ पर फिट होती है, उनको वो कंफर्टेबल कब रहता है, वो काम करने के लिए उनको कौन सी दशाएं ज्यादा सुरक्षित कब महसूस करते हैं, तो वो चीजें वो खुद ही बता पाएंगे। तो एक सामूहिक अनुभव का उपयोग हो जाता है ऐसा करने से। ठीक है। अब श्रमिक भागीदारी का औचित्य, ये क्यों सही है। अब ये इसका औचित्य पर इसे 5 पॉइंट याद कर लेना पड़ेगा। प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी श्रमिकों का एक अधिकार है, मतलब उनका जाहिर सी बात है कि जो कोई भी अगर लेवल काम कर रहा है तो उसका राइट है ये। ठीक है। श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देकर प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संघर्ष को कम किया जा सकता है। राइट। अगर वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन बन के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बाद में जाके उनमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो उनको पता है कि ये चीज अपने को ध्यान में रख के बनाई गई है। श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देकर बहुत से छोटे छोटे विवाद में व्यापारी संघ आदि के हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है। ठीक है। अगर वो कोई भी विवाद नहीं हो रहा है, सब शांति से काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार जो ट्रेड यूनियंस बनी हुई होती है उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा उसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में इसका उल्लेख भी किया गया है। ये तो अपन निर्देशक तत्वों में दिया गया है 43 आर्टिकल में, कि उसमें उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देकर प्रबंधक श्रमिकों से प्रतिष्ठान के कार्य आदि के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण सलाह और सुझाव आदि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उनको सजेशन मिल जाएंगे, अच्छे एडवाइस मिल जाएगी। इसके द्वारा श्रमिकों में प्रतिष्ठान से जुड़ाव भी भावना उत्पन्न होगी, वो खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे उत्पादन, प्रोडक्शन और प्रॉफिट पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। मतलब ऐसा अपन खुद भी सोच सकते हैं इससे क्या क्या होगा। पहला पॉइंट हो जाएगा कि अगर वो उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनमें अपनेपन की भावना आ जाएगी। दूसरा, अंतर्विरोध नहीं होंगे, कोई भी रूल्स बन के आएगा तो व्यापार संघ का हस्तक्षेप नहीं होगा। चौथा है कि वो उनसे जो प्रबंधन है उससे जुड़ाव महसूस करेंगे और उसका उत्पादकता और लाभ होगा और उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। संविधान में भी इसका मेंशन किया गया है। तो ये 5 पॉइंट हो गए कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है। मतलब ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है ये बताएगा। ठीक है। इसका औचित्य कहाँ तक सही है ये, तो ये बहुत सही है। ये 5 पॉइंट आप याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है तो आप उसको आराम से कर सकते हो। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का उद्देश्य, मतलब उसका क्या उद्देश्य है, इसको क्यों रखा गया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उनको क्यों दिया गया। तो पहले इस पे आप खुद एनालिसिस करोगे ऐसा क्यों किया गया है। अपन ने ऊपर पढ़ा कि सही क्यों है, तो कुछ टॉपिक्स अपने को उसी से मिल जाएंगे कि क्यों दिया गया, क्यों जरूरी हुआ, ताकि प्रबंधन को लेके और श्रमिकों में कोई असंतोष नहीं हो, वो जुड़ाव महसूस करे, प्रोडक्शन बढ़ सके, पॉजिटिव प्रभाव पड़े और उनको लगे कि मेरे राइट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, और वो थोड़ा अवेयर भी हो सके उन चीजों के लिए। तो अब देखो कैसा कैसा है। और श्रमिकों और प्रबंधन के बीच शक्ति का बंटवारा, आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करने से शक्ति का एक जगह सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, केंद्रीकरण नहीं होगा, वो श्रमिकों को प्रबंधन के साथ साझेदार बनने का मौका प्राप्त होगा। ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे वो सब मिलके काम कर रहे हैं, सब उस जगह उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि शक्ति का बंटवारा हो जाएगा। रूल्स रेगुलेशन जो बना रहे हैं वो सब मिलके बैठ रहे हैं, सब लोग इससे सुझाव ले जा रहे हैं, तो सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। सहयोग को बढ़ावा देना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से प्रबंधन और श्रमिकों के बीच की दूरी कम हो जाएगी।
मैंने बताया ना ऊपर की वो आपस में निकटतम एक तरह से वो जो उनका सुझाव लेते रहेंगे प्रबंधन, तो श्रमिक उनके साथ में खुद को एक आत्मसंतुष्टि, एक मतलब आत्मीयता का भाव आएगा, निकटता का भाव होगा, तो उनमें बीच में दूरी कम हो जाएगी, आपस में ट्रस्ट पैदा होगा, संगठन की कमियों को चिन्हित करना और उसे दूर करना आसान हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। श्रमिक और प्रबंधन के बीच संचार होगा, संचार जाहिर सी बात, वो जा रहे हैं बातचीत कर रहे हैं तो उनमें कनेक्शन बढ़ेगा आपस में, और अपनी वो राय व्यक्त करने के माध्यम भी साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी था। इसमें तीन टॉपिक, पांच छह टॉपिक है इसमें, तो 5 याद रखने अपने को। श्रमिकों का सशक्तिकरण, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनमें बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हो जाएंगे। तो श्रमिकों का सशक्तिकरण अंदर नहीं पढ़ना है, अब बस मोटे मोटे ये जो जो अपने को टॉपिक्स दे रहे हैं हेडलाइंस है वो पढ़ना है। श्रमिकों का सशक्तिकरण होगा, औद्योगिक शांति को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, औद्योगिक शांति को बढ़ावा मिलेगा और श्रमिक प्रबंधन की शक्ति का बंटवारा हो जाएगा, सहयोग बढ़ेगा और उनमें संचार होगा और उनके अंदर ट्रस्ट बन जाएगा, और क्या बोलते हैं उसको, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार होगा। ये 5 पॉइंट अपन आप खुद ही ये सब पढ़ के आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि इसमें क्या क्या सुधार होगा। अपन ने जो सही है ना पहले पढ़ा ना कि ये क्या सही है, तो उसका जो वो विचार है यहाँ पे क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसमें हेडिंग्स भी अगर अपन को याद रहती है तो एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये टॉपिक, और बहुत ज़्यादा आसान कर देगा क्वेश्चंस को करना। ठीक है, PYQs करेंगे जब मैं एक एक क्वेश्चन को बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया, चैप्टर में कौन से पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन मिलेंगे अपने को आगे। ठीक है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के प्रकार कितने बांटे गए हैं, तो इसमें 3 प्रकार बताए हैं, वो किस 3 4 5 6 और 7, मतलब इसमें अलग अलग है। ये इसने तो ILO ने क्या दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपना इंटरनेशनल लेवल वो बनाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसने क्या माना है, इसने 3 प्रकार से बांटा है। प्रत्यक्ष भागीदारी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। प्रत्यक्ष भागीदारी टीम तथा श्रमिकों की असेंबली द्वारा सभी श्रमिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, मतलब वो खुद एक टीम बना के खुद जाते हैं वहाँ पे जहाँ रूल्स रेगुलेशन बनने की बात चल रही है, मीटिंग्स खुद अटेंड करते हैं श्रमिक, तो प्रत्यक्ष भागीदारी हो गई। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, अप्रत्यक्ष भागीदारी इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, मतलब वो खुद नहीं जाकर उनके चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो और तीसरा है वित्तीय भागीदारी, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। वित्तीय भागीदारी में लाभ या स्टॉक के स्वामित्व द्वारा श्रमिकों द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, मतलब वो खुद स्टॉक खरीदेंगे, खुद मतलब एक तरह से मार्केटिंग वो करेंगे, तो वो हो गई फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, विभिन्न उद्यमों द्वारा अपनाए गए श्रमिकों की भागीदारी को, मतलब इसमें 3 प्रकार बताया गया है कि किस आधार पर दिया गया है, तो ये विभिन्न उद्यमों ने क्या क्या माना है, जो उद्यम मतलब इंडस्ट्रीज लेवल पे इसने कितने पार्ट्स में बांटा है, तो इसने भी 3 पार्ट्स में बांटा है। सतही भागीदारी, मध्यम भागीदारी, वास्तविक भागीदारी। सतही भागीदारी क्या होगी, सरफेशियल पार्टिसिपेशन। इस तरह की भागीदारी में प्रबंधन द्वारा सूचनाओं को साझा किया जाता है, श्रमिकों को सुझाव तथा सलाह आदि ली जाती है। मतलब सतही भागीदारी में हो गई कि सरफेस मतलब उनको मोटा मोटा पूछा जाएगा कि हाँ ये चीज इंक्लूड कर रहे हैं अपन तो कर ले क्या, ये अपने लिए सही रहेगा क्या, ये आप लोगों के लिए सही साबित होगा, तो वो हो गई सतही सरफेशियल पार्टिसिपेट। मध्यम भागीदारी ये हो गई कि इसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों क्षेत्रों के जो उनके जो सामूहिक सदस्य हैं वो सौदेबाजी में प्रतिबंधित मुद्दों पर परामर्श शामिल है, मतलब वो सतही पर नहीं आकर थोड़ा इंटरनल होगा, उसमें जाके वो क्या बन रहा है, कोई सा रूल क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये कितने टाइम के लिए कब लागू होगा, तो ये चीजें मध्यम भागीदारी में आएगी। वास्तविक भागीदारी में श्रमिक उद्यम के हर पहलू निर्णय के में भागीदारी प्राप्ति होती है, इसे औद्योगिक लोकतंत्र के समान माना जा सकता है। वास्तविक भागीदारी में रियल पार्टिसिपेशन, मतलब श्रमिक खुद जा रहा है वहां पे, तो इसको अपन खास से कनेक्ट कर सकते हैं प्रत्यक्ष भागीदारी ऑब्लिक वास्तविक भागीदारी, ये वही है। ठीक है, वास्तविक भागीदारी को ही अपन लोकतंत्र का जो औद्योगिक लोकतंत्र माना जा सकता है, क्योंकि वो खुद जा रहा है ना वहां पे, खुद बता रहा है कि हाँ ये चीज सही नहीं है, वो बोल पा रहा है वहां पे, तो वो औद्योगिक लोकतंत्र हो गया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त प्रबंधन में, मतलब ये तो इंडस्ट्रियल लेवल पे आ गया 3 प्रकार से, ILO ने नहीं बांटा वो अलग है, अब ये बांट दिए प्रबंधन के बीच। प्रबंधन किस आधार पर, सूचना सहभागिता, इसमें श्रमिकों के संगठन के बारे में जानकारी दी जाती है, मतलब संगठन के बारे में जानकर श्रमिकों को बता दिया जाता है भाई ये इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है, और क्या नाम से, मतलब वो बताते हैं कि क्या नाम से श्रमिक संगठन, हाँ ओके, सूचना सहभागिता मतलब उसको सूचना दी जाती है ओनली श्रमिकों को कि संगठन शामिल हुआ है इसमें। फिर साझा समस्या, इसमें प्रबंधन और श्रमिक एक दूसरे अपनी समस्याओं को साझा करते हैं, तो ये साझा समस्या हो गया। ठीक है, फिर है परामर्शात्मक भागीदारी, इसमें श्रमिकों से नियमित और औपचारिक रूप से राय ली जाती है। ठीक है,
मतलब परामर्श भागीदारी वो इसमें नियमित मतलब कंटिन्यू कोई भी चीज़ हो रही तो उसके लिए उनसे पूछा जाएगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। प्रशासनिक भागीदारी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, इसमें श्रमिकों को कार्यान्वयन में भागीदारी मनाया जाता है। ठीक है। निर्णय निर्माण में भागीदारी डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन, इसमें श्रमिक तथा प्रबंधन मिलकर निर्णय लेता है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया, अब तो ये मोटे मोटे इसमें 5 टाइप्स हो गए और 5 टाइप्स बताए उसने। आईएलओ ने 3 प्रकार बताए, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और वित्तीय। और पर जो उद्योगों ने भी उसमें 3 प्रकार बताया है उसमें, कि एक तो हो गया सरफेस लेवल पर, मध्यम लेवल पर और रियल। फिर इसमें सूचना जो ये प्रबंधन ने बांटा है, सूचना मैनेजमेंट के आधार पर, समस्या साझा, परामर्श भागीदारी, प्रशासनिक और निर्णय निर्माण में भागीदारी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार भी अपन रीड कर लेंगे तो ये याद रहेगा, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है, ये इजी है। ठीक है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के स्तर। ठीक है। प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी निम्नलिखित स्तरों पर होती है, मतलब ये इनका क्या क्या स्तर होगा। तो सबसे पहली बात है कि यूनिट बनी होती है। उद्यम के स्तर पर कार्य समितियां सामूहिक सौदेबाजी द्वारा। ठीक है। दूसरा है कि उद्योग के स्तर पर मतलब मजदूरी बोर्ड जो औद्योगिक समितियां बनी होती है। तीसरा है प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्तर पर राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ। मतलब इसके 4 टाइप हो गए। सबसे पहला तो उद्योग लेवल पर यूनिट बनेगा, तो उनकी कार्य समिति बनी होगी उस पर। फिर दूसरा होगा उद्योग स्तर पर, जो छोटा है उद्योग पर उद्योग स्तर पर, जिसमें लेबर बोर्ड बना होता है, औद्योगिक समिति होगी। फिर राज्य स्तर पर होगा, फिर सेंटर स्तर पर होगा। इसके 4 स्तर होते हैं। ठीक है। फिर है कि भारत में श्रमिक भागीदारी का कार्यान्वयन, मतलब इसका कार्यान्वयन कैसे होता है, मतलब ये कैसे काम करता है, ये कैसे चलता है, कैसे लागू होता है। ठीक है। तो अब सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं द्वारा, मतलब इसमें क्या क्या, तो वर्क्स कमेटीज होती हैं, इसमें कार्य समितियां होती है, संयुक्त प्रबंधन परिषद होती है, संयुक्त परिषद होती है, कंपनी द्वारा स्वैच्छिक पहल से क्वालिटी सर्कल होता है, और इसके लोन योजना होती है। ठीक है। इनके बारे में एक बार रीड कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब श्रमिक भारत कार्यान्वयन कैसे होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली चला जाता है ये चीज। ठीक है। तो कार्य समिति में क्या क्या दिया गया, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 अपन ने देखा। तो इसमें कार्य समिति के आधार पर मतलब इसमें क्या बताया गया है, तो कार्य समिति कहाँ गठित होगी, कहाँ नहीं होगी। तो इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 1947 के अधिनियम द्वारा 100 या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रबंधन और श्रमिकों के प्रतिनिधित्वों से युक्त कार्य समिति के गठन को अनिवार्य किया गया है। मतलब कौन से उद्योग में कार्य समिति बनेगी, तो कार्य समिति जहां बनेगी जहां पर 100 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे कार्य समिति बनना जरूरी है, ये कहा 1947 में। ठीक है। और प्रतिनिधियों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, मतलब तथा भी। और दूसरा, कार्य समिति में कुल सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कार्य समिति बने तो ये नहीं कि 50-60 जने आ गए उसमें, ये नहीं होना चाहिए। 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो श्रमिकों की प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ताओं की प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रबंधन जो कर रहा है उधर से तो 20 मेंबर 10 मेंबर 12-13 मेंबर आ गए, इधर से 8-9 मेंबर ही आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए। पंजीकृत व्यापार संघ के परामर्श से श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे श्रमिकों से ही चुना जाना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो काम ही नहीं कर रहा है वहां पे उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उसी मेंबर को उठा के उसका मेंबर बना दिया कार्य समिति का। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वहां पे काम कर रहा है ना उसी मेंबर्स में से कोई मेंबर आके उसमें सदस्य चुना जाएगा। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देगा ये जो कार्य समिति है। प्रबंधन और श्रमिकों के बीच अच्छे संबंध होंगे। श्रमिकों और प्रबंधन दोनों अपने दृष्टिकोण, राय आदि को एक दूसरे के सामने रखने के लिए एक मंच प्रदान करना। प्रबंधन में सुधार लाने के लिए संयुक्त बातचीत को बढ़ावा देना। फिर इसकी क्या कमियां हैं, मतलब इसमें कमियां बताई गई कि कार्य समिति द्वारा चर्चा किए जाने वाले मुद्दों तथा इसकी बैठकों के बीच अंतराल आदि के बारे में अस्पष्टता। ठीक है। अब ये है सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत चर्चा होने वाले मुद्दों को कार्य समिति में चर्चा किया जाना। कार्य समिति में असंबद्ध और अप्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा होना, मतलब टाइम वेस्ट होता है। यद्यपि कार्य समिति के संगठन को कानून द्वारा अनिवार्य किया गया, लेकिन ऐसी समिति में लिए गए निर्णय प्रबंधन पर बाध्यकारी नहीं थे। अब ये अपन कल पढ़ेंगे। संयुक्त प्रबंधन परिषद, सबसे पहला ये है कि आईएलओ ने कौन सा कितना टाइप बांटा है, भागीदारी, प्रबंधन भागीदारी क्यों जरूरी है, उसका उद्देश्य, ये सब कर लिया। अब है संयुक्त प्रबंधन परिषद, ये कब जरूरी होगी, कब बनेगी, जो अपन ने पढ़ा है एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है। बाकी क्लास अपन कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।